मम्मी जी, आपको चाची जी इतना सुना रही थी और आपने जवाब भी नहीं दिया। बधाई हो भाभी, आखिर आप भी दादी बनने वाली हैं। सुना है सुधा बहू पेट से है। किस्मत का खेल देखिए, 6 साल हो गए शादी के, पर दादी बनने का सुख आपको अब मिल रहा है। मुझे देखो तो, आपकी देवरानी होते हुए भी कब की दादी बन गई। मैं सुमित्रा की देवरानी सुमन ने बधाई तो दी, पर बधाई कम और कटाक्ष ज्यादा लग रहा था। सुमित्रा जवाब में मुस्कुरा कर रह गई बस। पर ये बात सुधा के कानों में पहुंच गई जब वो चाय लेकर रसोई से बाहर आ रही थी, और उसको मन ही मन बहुत दुख हुआ जब उसकी चाची सास उसकी सास से इस तरह बात कर रही थी। पर छोटी होने के नाते उसने कुछ नहीं कहा। बाद में वो अपनी सास से बोली, मम्मी जी, आपको चाची जी इतना सुना रही थी और आपने जवाब भी नहीं दिया। मेरी वजह से आपको कितना सुनना पड़ता है ना। काश मैं भी आपको एक पोते का सुख दे पाती तो आप भी सबसे शान से कह पाती। और कहते कहते भावुक हो गई सुधा। अरे पगली, सुमन की तो आदत है ऐसे बोलने की, और मैं तो कब से जानती हूँ उसे। उससे दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती, इसीलिए ईर्ष्या के भाव से वो बोलती है। तेरे ससुर जी थे तब भी वो उनके व्यवहार को देखकर हमेशा उखड़ी रहती थी, क्योंकि उनका सबसे मेल जोल था और उनके सारे काम अच्छे से हो जाते थे। वहीं देवर जी का स्वभाव भी सुमन की तरह ईर्ष्यालु है, तो कम ही लोगों से आना जाना है उनका। और उनके पोता हो गया तो और घमंड हो गया। पर तू चिंता मत कर, मुझे पोते की कोई चाह नहीं है। बस मुझे इसी बात की खुशी है कि तू माँ बनने वाली है, और माँ बनना एक औरत के लिए सबसे बड़ी बधाई की बात होती है, और दादी बनना उससे भी बड़ी बधाई, चाहे फिर पोता हो या पोती। ये सुनकर सुधा अपनी सास सुमित्रा जी के गले लग गईं और बोली, आप जैसी सास मिली जरूर मैंने पिछले जन्म में पुण्य किए होंगे। हाँ वो तो है, सुमित्रा हंसते हुए बोली। समय अपनी गति से चलता रहा और सुधा एक प्यारी सी बेटी की माँ बन गई। लेकिन डॉक्टर ने दूसरे बच्चे के लिए साफ मना कर दिया, ये कहकर कि सुधा की प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशन है, इसीलिए दूसरा बच्चा किया तो या तो बच्चा बचेगा या सुधा। सुमित्रा ने डॉक्टर को साफ मना कर दिया कि हम कोई चांस नहीं लेना चाहते, बस हमारी बहू हमारी सही सलामत रहे। सबने मिलकर अपनी बेटी का नाम खुशी रखा, क्योंकि उसके आने से सबका जीवन खुशियों से जो भर गया था। सुमित्रा ने पूरे मोहल्ले में खुशी के होने की खुशी में बेसन के लड्डू बंटवाए, क्योंकि सुधा को बेसन के लड्डू बहुत पसंद थे। किसी ने खुश होकर बधाई दी तो किसी ने कहा, किस्मत का खेल देखिए, इतने साल बाद बच्चा हुआ, वो भी लड़की। अरे भाभी, लड़की की बधाई में कौन लड्डू बांटता है, लड़का होता तो फिर भी समझ में आता। तभी सुमन बोली, और क्या भाभी, लड़का ही तो बुढ़ापा का सहारा बनेगा और वंश को आगे बढ़ाएगा। लगता है अजीत सुधा का पति का वंश भी अब आगे बढ़ेगा ही नहीं। और कहकर हंस दी। ऐसा मत बोलो सुमन, आजकल लड़की लड़का सब बराबर हैं। जब वंश लड़के के नाम से चल सकता है तो लड़की के नाम से क्यों नहीं। और क्या शादी होने के बाद लड़की के माता पिता बदल जाते हैं, या फिर अपने माता पिता पर लड़की का कोई अधिकार नहीं होता। एक लड़के की तरह एक लड़की भी बुढ़ापे का सहारा बनती है, और मेरी मानो तो बेटे से ज्यादा अच्छी सेवा एक बेटी करती है अपने माता पिता की। रही वंश चलाने की बात, उसमें अभी बहुत दिन है। वंश कौन चलाएगा कौन नहीं, ये बात की है। अभी तो संतान को अच्छे संस्कार देकर पाल पोस कर बड़ा करना जरूरी काम है। ठीक है, मैं चलती हूँ, मेरे पास बहुत काम है, कहकर सुमित्रा चली गई। पीछे से सुमन अपनी पड़ोसन से बोली, कभी लड़की को वंश चलाते या माता पिता की सेवा करते देखा है, जो अब भाभी जी नई रीत चलाएंगी। अरे अब पोता नहीं हुआ तो कुछ तो बातें बनाएंगी ना। पड़ोसन ने भी सुमन की तरफदारी कर दी। आखिर आ मुने मन
पड़ोसी तमाशा देखने के लिए ही तो होते हैं, जो अच्छी सलाह तो कम देते हैं पर घी में आग डालने का काम तो जरूर ही कर देते हैं। सुमित्रा ने जहाँ अपनी पोती की परवरिश संस्कार और अच्छी शिक्षाएं देकर की थी, वहीं सुमन ने अपने पोते को लाड प्यार में जिद्दी और संस्कारहीन बना दिया था। समय अपनी गति से चलता रहा और सुमित्रा और सुमन के पोते पोती भी बच्चे से जवान हो चुके थे। कुछ सालों बाद सुमित्रा जी आज फिर से लड्डू, क्या बात है, किस खुशी में लड्डू बांटे जा रहे हैं? मिसेस शर्मा ने पूछा। आज खुशी ने यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। वो अब कलेक्टर बनने वाली है। उसकी 3 सालों की मेहनत रंग ले आई और उन लोगों के मुंह हमेशा के लिए बंद हो गए जो मेरी पोती के चरित्र पर उंगली उठाते थे। कहते कहते गला रूंध गया सुमित्रा जी का। अरे बधाई हो आपको बहुत बहुत, मिसेस शर्मा ने लड्डू मुंह में रखते हुए बोला। और सुमित्रा जी, आप भी खुशी के मौके पर ऐसे फालतू बातों को लेकर बैठ गई? नहीं मिसेस शर्मा, मुझे भी आज भी याद है जब खुशी 24 साल की उम्र में पढ़ाई पूरी करने के बाद भी अच्छे रिश्ते आने के बावजूद शादी नहीं करना चाहती थी और आगे अपनी सिविल सर्विस की तैयारी की पढ़ाई करना चाहती थी। लोग कह रहे थे जरूर लड़की का कहीं चक्कर चल रहा होगा, तभी तो इतने अच्छे रिश्ते ठुकरा रही है और पढ़ाई तो बस बहाना है। और उन सब लोगों में कुछ हमारे अपने भी थे। सुमित्रा जी सुमन के बारे में बात कर रही थी, जो हमारी खुशी देखकर जलते थे, पर मेरी खुशी ने आज कामयाबी हासिल कर मेरे बेटे, बहू और मेरे पूरे परिवार का नाम रोशन कर सबकी बोलती बंद कर दी है। अरे हाँ, सुमन जी के पोते आकाश का क्या हुआ? वो क्या कर रहा है आजकल? बहुत दिनों से सुमन जी को देखा नहीं, मिसेस शर्मा ने पूछा। किस्मत का खेल देखिए मिसेस शर्मा, जिस पोते पर सुमन घमंड करते नहीं थकती थी, वो ही उसकी नाक कटा कर चला गया। और एक मेरी पोती है जो अपनी उपलब्धियों से मेरे खानदान का नाम रोशन कर रही है। कहाँ चला गया आकाश? मिसेस शर्मा आश्चर्य से बोली। आकाश तो पिछले महीने विदेश चला गया और वहाँ ही रहेगा अब, क्योंकि उसके ऑफिस की लड़की जिससे वो शादी करना चाहता था विदेश में सेटल हो गई है। उसके साथ आकाश भी वहीं रहेगा अब। आकाश ने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी कर ली है उससे, और लड़का अच्छा कमाता खाता है तो चला गया अपने मन मुताबिक। पर यही काम कोई लड़की कर लेती ना तो सुमन पूरे मोहल्ले में ढोल पीट देती, पर अब जब यही काम उसके पोते ने किया है तो कह रही है कौन सा गलत काम किया है। सब बच्चे अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं। चलिए छोड़िए उनको, आप तो ये बताइए आप खुशी की शादी की बधाई के लड्डू कब बांट रही हैं? अब तो उसकी नौकरी भी लग गई है, मिसेस शर्मा बोली। बस अब उसकी हाँ का इंतजार है। लड़के तो बहुत नजर में रख रखे हैं। चलिए मैं चलती हूँ और लोगों को भी लड्डू खिलाने हैं। खुशी अब तो शादी के लिए हाँ कह दो बेटी, तेरी बूढ़ी दादी की आंखें तरस गई हैं तुझे शादी के जोड़े में देखने के लिए, और पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। अभी बात पूरी भी नहीं कर पाई सुमित्रा जी की खुशी बोल पड़ी। खबरदार दादी, जो मुझसे दूर जाने के बारे में कही, और आपको कितनी बार बोल दिया मुझे आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना। कोई लड़का मेरे साथ शादी करके यहाँ रहने के लिए तैयार है तो बताओ। मुझे अपने लिए पति नहीं, माँ बाप के लिए बेटा चाहिए जो यहाँ मेरे साथ रहकर मेरे माँ पापा को अपने माता पिता मानकर सेवा करें। तो तुझे घर जमाई चाहिए।
अजीत और सुधा साथ में बोले, हाँ तो इसमें हर्ज क्या है? जब मैं किसी के घर की बहू बन सकती हूँ, वहाँ रह सकती हूँ, तो कोई मेरे घर का जमाई बन यहाँ नहीं रख सकता क्या? जमाना बदल गया है, अब एक लड़की कलेक्टर बन सकती है तो सब कुछ कर सकती है, और मैं शादी कर भी लूं तो क्या गारंटी है कि वो माँ पापा को अपना मानेगा ही? कम से कम यहाँ रहकर मैं माँ पापा के बुढ़ापे का सहारा तो बनूंगी ही। साथ में मुझे तसल्ली भी रहेगी कि उनको बेटे नहीं होने का कोई गम नहीं है, क्योंकि उनकी बेटी उनके पास मरते दम तक है। और फिर चाची अम्मा सुमन को भी तो दिखाना है कि बेटियां नाम रोशन भी करती हैं और वंश भी चलाती हैं और बुढ़ापे का सहारा भी बनती हैं। उनके बेटे आकाश की तरह नहीं। खुशी की बात बीच में काटते हुए सुधा ने उसको चुप रहने का इशारा किया। थोड़ी खोजबीन करने के बाद आखिर खुशी और उनके घर वालों की तलाश शादी.com के जरिए विवेक पर आकर पूरी हुई, जो खुशी के साथ रहने के लिए तैयार था। वो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था और अपनी माँ के साथ रहता था, पर उसकी भी शर्त थी। खुशी, जैसे तुम अपने माँ पापा की चिंता करती हो, वैसे मेरी माँ की भी मैं अकेले नहीं छोड़ सकता, इसीलिए मेरी माँ भी हमारे साथ रहेगी। विवेक, ये भूलने की बात नहीं है। माँ अपने बेटे के साथ नहीं रहेगी तो और कहाँ रहेगी? और हाँ, घर बेशक तुम्हारा होगा, पर घर का खर्चा मैं उठाऊंगा ताकि मैं भी अपने स्वाभिमान से जी सकूं। विवेक की ये बात ही काफी थी उसका व्यक्तित्व बताने के लिए। इससे ज्यादा किसी ने कुछ नहीं पूछा। धूमधाम से खुशी और विवेक की शादी हो गई, और जहां खुशी के पति के रूप में सुधा और अजीत को दामाद के रूप में बेटा मिला, तो विवेक की माँ को भी बहू के रूप में खुशी मिल गई। और सुमित्रा जी आज बधाइयाँ लेती हुई थक नहीं रही थीं। आज अपनी किस्मत के इस खेल पर वो मन ही मन इतरा रही थीं और अपने परिवार की खुशियों को किसी की नजर ना लगे, बस यही दुआएं भगवान से कर रही थीं। किस्मत का खेल देखिए, दो बार शादी करने के बाद भी नंदिनी को वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिला। सुबह से आज मौसम सुहाना था। घर के सारे काम निपटाकर मैं मौसम का लुत्फ उठाने को घर से बाहर निकल पड़ी। टहलते टहलते समीप के एक पार्क में जाकर बैठ गई। ठंडी ठंडी हवा के झोंके मन को सुकून दे रहे थे। इतने में एक 2-2.5 साल का बच्चा भागते भागते मेरे पैरों के पास आकर गिर पड़ा। मैंने उसे बड़े प्यार से उठाया और इधर उधर देखने लगी कि किसका बच्चा है। तभी मोनू मोनू की आवाज़ कानों में पड़ी। शायद बच्चे की माँ बच्चे को ढूंढ रही थी। मैं भी बच्चे को लेकर थोड़ी आगे बढ़ी जिधर से आवाज़ आ रही थी। तभी बच्चे की मम्मी नज़दीक आ गई। उससे देखकर मैं चौंक गई। अरे नंदिनी भाभी, आप? वो भी मुझे देखकर चौंक गई। अरे रचना, तुम? हाँ, मैं। आपसे इस तरह मुलाकात होगी पता नहीं था। अरे ये बच्चा किसका है नंदिनी भाभी? मेरा है। नंदिनी रचना के पड़ोस में रहती थी। रचना उम्र में नंदिनी से छोटी थी कि साल की बात है। नंदिनी भाभी बेचारी किस्मत की मारी थी। इस समय नंदिनी की उम्र 55 से 57 के बीच की होगी। जब वो मेरे पड़ोस में आई थी तब उनके पास 2 छोटे बच्चे थे। एक बेटी थी 6 साल की और एक बेटा था करीब 4 साल का। उसके पति बैंक में नौकरी करते थे। एक दिन रात को अचानक वो मेरे रचना के घर आई मदद मांगने को कि मेरे पति को अभी उल्टियाँ हुई तो उसमें थोड़ा खून निकला। प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे अपनी गाड़ी से डॉक्टर के पास ले चलो।
फिर हम लोग उनको डॉक्टर के पास ले गए। कुछ चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने उनको दिल्ली ले जाने की सलाह दी। कुछ दिनों बाद नंदनी अपने भाइयों की मदद से पति को दिल्ली ले गईं। वहाँ चेकअप कराने के बाद पता चला कि पति को कैंसर है, ज़्यादा दिन की लाइफ नहीं है उनकी। दिल्ली से आने के बाद हालचाल पूछने को मैं नंदनी भाभी के घर गई। इसी तरह धीरे धीरे आत्मीयता बढ़ती गई मेरी और नंदनी भाभी की। तब पता चला कि ये दोनों बच्चे नंदनी भाभी के नहीं हैं। ये नंदनी की दूसरी शादी है और पति की भी दूसरी शादी है। ये दोनों बच्चे पति के पहले पत्नी के हैं। बेटे के पैदाइश के समय कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया था जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय वो गांव में सास ससुर के पास रहती थी। सही इलाज नहीं मिल पाया था तो मृत्यु हो गई थी। नंदनी भाभी भी उसी गांव में रहती थी। उनकी भी शादी हो चुकी थी, लेकिन किसी जमीन के विवाद में लड़ाई झगड़े में नंदनी के पति को गोली लग गई थी, जिससे उनकी भी मृत्यु हो गई थी। उस समय नंदनी ने इंटर तक की पढ़ाई भी की थी। फिर बाद में उन्होंने ग्रेजुएशन किया था। इस तरह नंदनी भाभी की शादी वर्तमान में पति प्रकाश से हो गई थी। 2 वर्ष बाद ही नंदनी के गांव वाले पति की मृत्यु हो गई थी। उस समय छोटी उम्र थी नंदनी की, तो प्रकाश से शादी हो गई थी। अब नंदनी की किस्मत कहें या हालात की मारी कहें, इन्हें भी कैंसर निकल आया। 6 महीने बाद नंदनी के पति प्रकाश की मौत हो गई। नंदनी ग्रेजुएट थी तो बैंक में पति की जगह नौकरी मिल गई और नंदनी का गांव के ही पास ट्रांसफर हो गया। इस तरह रचना से नंदनी का संपर्क टूट गया। नंदनी के सास ससुर जब तक थे तब तक तो बच्चों की थोड़ी ठीक से देख कर होती रही, लेकिन जब सास ससुर दोनों नहीं रहे तो नंदनी बच्चों की तरफ से थोड़ी लापरवाह हो गई और उधर गांव और आसपास के लोगों ने बच्चों के कान भरने लगे कि ये तुम्हारी सौतेली माँ है। बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और बच्चों को भी पता चल गया कि नंदनी मेरी सगी माँ नहीं है, तो वो भी उसकी बात ना सही से सुनते थे। लड़की ने तो ठीक ठाक पढ़ाई कर ली, लेकिन लड़के का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। धीरे धीरे गलत आदतों में पड़ गया और नशे का आदी हो गया। इस समय दोनों बच्चे जवान हो चुके थे। लड़की किसी लड़के को पसंद करती थी, सो उसने उससे विवाह कर लिया और अपने घर में है। और लड़के को चूंकि गलत आदत लग चुकी थी तो उसे माँ की रोक टोक अच्छी नहीं लगती थी, सो एक दिन जबरदस्ती घर से निकाल दिया। किस्मत का खेल देखिए, 2 बार शादी करने के बाद भी नंदनी को वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिला। अब नंदनी को अपना अकेलापन बहुत अखरता था, सो उसने किसी रिश्तेदार के बच्चे को गोद ले लिया। अब उसी के साथ हंसती बोलती है और अपना समय व्यतीत करती है। रचना ने पूछा, भाभी इतनी उम्र में इतना छोटा बच्चा गोद लिया है? तो नंदनी भाभी बोली, तो क्या करें, बड़ा बच्चा किसका गोद लेंगे, फिर वही सगे सौतेले की बात उठेगी। छोटा रहेगा तो इसे कुछ मालूम नहीं रहेगा। मैं सोचने लगी, किस्मत भी किसी किसी की जिंदगी में कैसा खेल दिखाती है। बहुत से लोग बहुत सारा दर्द अपने अंदर छुपाए रहते हैं। जब नज़दीक से किसी को जानो तब पता चलता है। मैंने पूछा, नंदिनी भाभी अब आप कहाँ रह रही हैं? तो बोली, यहीं पास में एक कमरा किराए पर लिया है। अच्छा चलो आती रहिएगा।
भाभी जी घर पर बातचीत करते रहेंगे तो आपका भी मन लगा रहेगा। हाँ रचना, इतना कहकर भाभी बच्चे को गोद में लेकर चली गई और मैं बहुत देर तक उनके बारे में ही सोचती रही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।